आपका इस चैनल पर स्वागत है और आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो दिखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको हम बारीकी से और तरीके से 1 बाय 1 स्टेप से पढ़ते हैं तो ये हमारे को बहुत आसान लगेगा। तो संधि, संस्कृत के अंदर हम संधि पढ़ते हैं तो संधि की पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। वर्णों का मेल, वर्ण किसको कहेंगे? वर्ण कहते हैं अक्षरों को। अक्षरों का जो मेल है वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। वर्णों का मेल अर्थात जहां पर दो अक्षर मिलते हैं, जो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन कोई भी तरह के अक्षर यदि मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं और उनसे विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, उसमें जो नया परिवर्तन आएगा उसको हम कहेंगे विकार। अर्थात वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। अब यदि हमारे को पूछा जाए समास क्या है, तो समास में वर्ण नहीं मिलते, पूरे के पूरे शब्द मिलते हैं। जबकि यहाँ पर किनका मेल हो रहा है? यहाँ पर वर्णों का मेल हो रहा है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब हमारी बात आ जाती है संधि का भेद। तो भेद अर्थात संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के हमारे पास 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि जहां पर केवल स्वरों का मेल होता है, आगे भी स्वर है और पीछे भी स्वर है, स्वर का मेल होगा और परिवर्तन होगा। व्यंजन संधि में आगे जो होगा वह व्यंजन होगा हमेशा और पीछे आपके स्वर या व्यंजन भी हो सकते हैं। विसर्ग संधि में आगे हमेशा विसर्ग होगा, पीछे स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो और परिवर्तन होगा, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। इन सभी संधियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जो संधि की परिभाषा है उसमें और स्वर संधि की परिभाषा में एक हल्का सा फर्क है। यहां पर लिखना है स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। वहां हमने बोला था वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, यहाँ कहेंगे हम स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर यानी आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर। स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर है। तो आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा। ऐसी स्थिति यदि दिखाई देती है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। तो हम इस स्वर संधि के भी जो भेद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के जो मुख्यतः भेद होते हैं वह संस्कृत में 8 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं, जिनको हमने एक ऐसी सीक्वेंस दी है जिसको याद करने में बहुत आसानी रहेगी और इसी सीक्वेंस में यदि हम पढ़ते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा रहता है। तो पहला है इसमें दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, कृति संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 भेद होते हैं स्वर संधि के। अब हम पहली संधि इसमें पढ़ते हैं दीर्घ संधि। जैसा कि संधि का नाम है दीर्घ, दीर्घ मींस बड़ा। जिस संधि में बड़ा बनता है, निर्माण बड़े का हो, वह संधि कौन सी कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। जैसे इसकी जो परिभाषा संस्कृत परिभाषा है वह सूत्र के रूप में होगी अकः सवर्णे दीर्घ, जिसका मीनिंग क्या होता है? अक के पश्चात सवर्ण आने पर, यानी अक के पश्चात सवर्ण यानी वही अक्षर वापस आए। अक किसको बोलते हैं? अ, ई, उ और री, ये जो 4 वर्ण हैं ये माहेश्वर सूत्र में क्या गिने जाते हैं? अक गिने जाते हैं। अ, ई, उ और री, यानी अक एक वह प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं। ये ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। इनके बाद में ह्रस्व या दीर्घ दूसरे जो वर्ण आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे और उनसे जो परिवर्तन होगा वह दीर्घ संधि के रूप में होगा। तो हम पहले परिभाषा को देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटे या बड़े। अ, ई, उ, री के पश्चात यानी आगे अ, आ, ई, उ या री हो, उसके पश्चात समान स्वर हो, अ या आ, ई या ई, उ या उ, अ या री हो, समान स्वर होने पर जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? वो दीर्घ के रूप में होगा। और आ के मेल से आगे मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा और यहाँ पर बड़ी बनेगा, यहाँ बड़ा हो और यहाँ पर री बनेगा। तो यही बात हमने लिखी है। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, बड़ी, बड़ाऊ और री, जो बड़ी री हो जाती है। ये उदाहरण केवल आपको संस्कृत में देखने को री के उदाहरण मिलेंगे। तो ये हम देखते हैं कि जहां पर छोटा स्वर आए या बड़ा स्वर, समान स्वर क्या कहेंगे? सवर्ण यानी समान स्वर। अ और आ दिखने में कैसे? एक जैसे हैं। ई और ई दिखने में एक जैसे है, उ और उ दिखने में एक जैसे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समान स्वर। यानी समान स्वर आए, छोटा या बड़ा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनपे जो परिवर्तन होकर जो स्वर बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। आगे हम इसके उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं हम। तो पहले उदाहरण हम देखते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या होता है? अ प्लस अ बराबर आ। अर्थात यहाँ पर पहले भी अ होगा, बाद में भी अ होगा, लेकिन परिवर्तन करने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वह दीर्घ बनेगा, आ बनेगा। जैसे द्वितीय धन अरि, द्वितीय धन अरि में य के अंदर अ की ध्वनि है,
और यहाँ पर अ है, तो दोनों अ मिलके ये अ और अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो यहाँ पर दैत्य और अरि मिलके अ इसमें चला गया य में, और ये हो गया दैत्या, और पीछे जो री था वो एज इट इज लग गया, तो ये शब्द क्या बन गया, दैत्यारी। उसी प्रकार कस्य धन अपि, तो कस्य में यह है, अपि का अ है, तो कस्य का य के अंदर अ गया और क्या बना, कस्या, और पी लग गया पीछे, तो ये बन गया कस्यापि। इसी प्रकार उदाहरण यदि देखें, आगे अ हो और आगे क्या हो, आ हो, जैसे विद्या, जो विद्या के अर्थ यदि हम देखते हैं, विद्या में आगे आ है और पीछे क्या है, अ है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आगे आ की ध्वनि है और पीछे हमारे पास अ की ध्वनि है, आ, तो यहां पे फिर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यानी आ धन अ बराबर क्या बना, आ, यानी विद्या धन अर्थी, शब्द बना विद्यार्थी। इसी प्रकार हम देखें, आगे अ हो और पीछे आ हो तो भी आ बनेगा, जैसे हिम धनालय, यहां अ है, हिम में पीछे म की ध्वनि में, म में अ की ध्वनि है, यहां आ की ध्वनि है, और शब्द क्या बनेगा, हिमालय, तो यह दीर्घ बन जाएगा। परम धन आत्मा, यहां अ धन आ, म के अंदर आ जाने पर ये मां बन गया और शब्द बना परमात्मा, इसलिए यहां पर दीर्घ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है आ धन आ, दोनों ही दीर्घ होने पर भी दीर्घ बनेगा, जैसे महाधन आत्मा, तो महा में आ की ध्वनि है और आत्मा में भी आ की ध्वनि है, आ और आ मिलकर क्या बना, आ, शब्द क्या बना, महात्मा। इसी प्रकार विद्याधन आलय, आ धन आ, तो यहाँ पे भी दीर्घ और दीर्घ मिलकर क्या बनेगा, विद्यालय। तो ये सारे जो चार उदाहरण हमने देखे, वो अ के चारों तरह के उदाहरण जितने बनते हैं सभी के उदाहरण हम देख रहे हैं, और उसके बाद अब ई पर आ जाते हैं। तो ये हस्व ई और ये हस्व ई, तो यहाँ पर क्या बनी, दीर्घ ई, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी। रवि धन इंद्र, यहाँ पे भी छोटी, यहाँ भी छोटी, और यहाँ पर रविंद्र में क्या बनेगी, बड़ी बन जाएगी रविंद्र, यानी छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बन जाएगी, यहां से ई हट जाएगी और इसके अंदर जाने पर ये परिवर्तन होगा। अतिधन यु में भी देखें, दोनों ही अश्व है और यहाँ पर अति में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अश्व और अश्व मिलकर क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, छोटी ई के बाद यदि बड़ी आए तो भी बड़ी ई बनेगा, जैसे परिधन ईक्षा, तो परि में ई की मात्रा छोटी है और ईक्षा में ई की मात्रा बड़ी है, तो यहाँ पर शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, परीक्षा, ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। गिरिधन ईश में देखते हैं, तो ई की मात्रा छोटी और यहाँ ई की मात्रा बड़ी, तो यहाँ शब्द जो बनेगा गिरीश, इसमें ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बनता है, बड़ी, तो यहाँ पर सुधी में बड़ी है और पीछे इंद्र में छोटी है, तो ये सुधिंद्र, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी, ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। महतीधन इच्छा में भी आगे ई की मात्रा बड़ी और पीछे ई की मात्रा छोटी है, तो लेकिन जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, महती इच्छा, ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है नदी धन ईश, तो यहाँ पे दोनों ही मात्रा दीर्घ है, तो परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा नदीश, और इसमें भी मात्रा क्या रहेगी, दीर्घ रहेगी। श्रीधन ईश में बड़ी मात्रा मिलकर क्या बनेगी, बड़ी की मात्रा बनेगी, और यह यहाँ पर भी बढ़ेंगे। तो ये सारे उदाहरण हमने क्या देखे, ये उदाहरण हमने जो अभी देखे वो सारे उदाहरण किसके देखे, ई के उदाहरण देखे। पहले हमने जो उदाहरण देखे थे वो आ के देखे थे, अब हम उदाहरणों पे जाते हैं ऊ के। तो ऊधन ऊ, तो अश्व ऊ और अश्व ऊ, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ बनता है। तो गुरु में ऊ की मात्रा छोटी, उपदेश में ऊ की मात्रा छोटी, दोनों ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, गुरु पदेश हो जाएगा। ये ऊ की मात्रा ऊ की बड़ी लंबी की तरफ खींच लेंगे। भानुधन उदय, ऊ की मात्रा छोटी, ऊ की मात्रा छोटी, और यहाँ पर बन जाएगा भानुदय, और ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऊ के अंदर भी बड़ा ऊ बन जाएगा। लघु उर्मी में पहले ऊ की मात्रा छोटी है, और उर्मी में जो ऊ की मात्रा क्या दे रखी है, बड़ी दे रखी है, और उर्मी में ये बड़ी की मात्रा, लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा बन जाएगी और शब्द बनेगा लघु उर्मी। इसी प्रकार भानुधन उष्मा शब्द दे रखा है, भानुधन उष्मा, और यहाँ पे भानुधन उष्मा में ऊ की मात्रा बड़ी दे रखी है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर यहाँ पे भानुष्मा, और भानुष्मा में ऊ की मात्रा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊधन, बड़े ऊ और छोटे ऊ को मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, यानी वधूधन उत्सव, और यानी बड़े ऊ और छोटे ऊ मिलकर वधुत्सव। यहाँ ऊ की मात्रा जो बड़ी है और छोटी मिलकर पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी मात्रा बन जाएगी। और वधूधन उपदेश में भी क्या होगा, बड़े ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, और वधुपदेश बनेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखते हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही बड़े हैं तो भी दीर्घ बनेगा, बड़ा बनेगा। वधूधन उड़ा शब्द बनेगा, वधूधन उड़ा अर्थात वधु का उत्सव। तो यहाँ पर ये जो वधूधन उड़ा शब्द बनेगा, वधुड़ा, छोटा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेगा, वधुड़ा, बड़ा बनेगा। उसी प्रकार भूधन ऊर्ध्वम, भूधन ऊर्ध्वम, तो यहाँ पे भूर्ध्वम ऊर्ध्वम में देखो बड़े ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी यहाँ पे क्या भूर्ध्वम बना, ये ऊ की मात्रा क्या बन गई, बड़ी बन गई। अब जो ये सारे उदाहरण हमने देखे, ये ऊ के देखे,
ऊ के 4 तरह के उदाहरण थे। अब री की बात होती है तो अश्वरी और हस्वरी मिलकर क्या होता है, दीर्घ री। दीर्घ री को लिखने का एक अपना तरीका होता है, मात्रा डबल हो जाती है। तो मातृधन ऋणम और मातृधन ऋणम में मातृनम हो जाता है और तरह के नीचे तो 2 डबल मात्रा लग जाती है। इसी प्रकार पितृधन ऋणम में हो जाता है पितृनम और री की मात्रा बड़ी हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा कि दीर्घ संधि वह संधि है जिसका नाम ही है दीर्घ, अकर सवर्ण दीर्घ, यानी जहां पर छोटे छोटे बड़े मिलकर आखिर में अंत में क्या बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, अगले वीडियो में हम अगली संधि पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।